हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। गांधी युग का यह दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट मैंने बनाया था जिसमें कि एक रॉलेट एक्ट तक का पूरी कहानी का जिक्र मैंने किया था। आज हम लोग इसमें देख पाएंगे जालियांवाला बाग, यानी कि जो हमारे देश में एक रॉलेट एक्ट लाया गया उसके विरोध में, यानी उसके अगेंस्ट में जो सत्याग्रह किया गया, यानी कि सत्याग्रह इन अगेंस्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। तो उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अर्थात इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जालियांवाला बाग, फिर इसके बाद पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बिहार में असहयोग आंदोलन, यानी कि बिहार स्पेशल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बिहार से भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद हम लोग देख पाएंगे जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय की विभिन्न प्रकार की घटनाओं, और कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी तमाम आज हम लोग देश की आज़ादी का संपूर्ण यानी कि आज़ादी तक हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें जालियांवाला बाग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो घटना, यानी कि जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, तो एक पूर्वी भाग से चल करके, यानी महात्मा गांधी ये उत्तर पश्चिम दिशा में इस आंदोलन को यानी कि एक विस्तार देना चाहते थे। इसलिए अमृतसर में एक जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने की बात हुई थी। यानी कि यह आंदोलन की जो बात करेंगे हम लोग, एक पंजाब में अमृतसर जगह नाम पर एक आपका एक जालियांवाला बाग था, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय वायसराय थे जेम्स फोर्ड, वहाँ का कमान दिया गया था जनरल डायर को, यानी कि आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन को शांत करने के लिए वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनको कमान दिया गया था। और इसके बाद जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, वहाँ पर कुछ लोग एक बैसाखी योजना यानी कि बैसाखी के उद्देश्य से भी कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, और कुछ महात्मा गांधी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन एक चार दीवारी को बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें कि निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी ने कहा कि यह हिमालय से भी बड़ी गलती हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिमालय से बड़ी गलती हुई है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब यह हत्याकांड जब सुना, उनको जब पता चला, तो एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। तो प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग के दरमियान किस व्यक्ति ने अपनी उपाधि को त्यागा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था, और उनको उपाधि मिली थी नाइटहुड की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, और जालियांवाला बाग का जो कुछ और जो विशेष देखते हैं। इस कमेटी को जांच करने के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यानी क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी किससे संबंधित है, तो हंटर कमेटी जालियांवाला बाग से संबंधित है। अर्थात यह जो हत्याकांड, यह जो आपकी इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसके जाँच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी, और इसमें 8 सदस्य थे, और 5 इंग्लिश थे यानी अंग्रेज थे, और 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीयों का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमन लाल। ये 3 व्यक्ति यानी कि भारतीय थे, और उसमें 5 व्यक्ति अंग्रेज थे, यानी कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों का हंटर कमेटी का गठन किया गया, जो कि जालियांवाला बाग के बारे में जांच पड़ताल करना है कि आखिर वो गलत हुआ या सही हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो गलत काम करता है, और यदि वो गलती हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप जानते ही होंगे कि पंजाब के उधम सिंह इस जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक बदला लेने के लिए उन्होंने लंदन में जाकर के जनरल डायर को हत्या की थी, और लंदन में उन्होंने गोली मारी थी 1940 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब ये घटनाएं पूर्ण रूप से घट गई, इसके बाद महात्मा गांधी अपने आंदोलन को और तेज़ करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन करने की बात कही, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक खिलाफत आंदोलन की बात भी हुई थी उसमें। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं खिलाफत आंदोलन का। तो एक टर्की का जो विघटन के खिलाफ
है ना, जो टर्की में इस खलीफा पोस्ट को समाप्त करने के विरोध में जो आंदोलन चल रही थी, अर्थात टर्की जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें टर्की का सपोर्ट मांगा था इंग्लैंड ने, लेकिन जब इंग्लैंड को सपोर्ट दिया गया, इंग्लैंड जब जीत गया, लेकिन उसका जो पोस्ट था यानी कि एक खलीफा का जो पद था, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हु वाज खलीफा, तो खलीफा वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना। तो वो खलीफा पोस्ट को हटा दिए। इसी के विरोध में पूरे के पूरे मुस्लिम एक होकर के आंदोलन करना शुरू कर दिए और इसके उसी को यहाँ सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी भी एक खिलाफत आंदोलन का एक जरिया लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू करना चाहते थे, और इसलिए क्योंकि एक मंच पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर के आंदोलन शुरू करे, इसलिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन भारत में भी शुरू करने की बात कही गई थी। और अली ब्रदर्स यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में यह खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। और इसके बाद सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, तो सितंबर 1919 यानी 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि महात्मा गांधी भी इससे खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किए, समर्थन किए, और अली जीना और मदन मोहन मालवीय इसका विरोध कर रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन के विरोध कौन कर रहे थे, तो खिलाफत आंदोलन के अंगेस्ट में थे अली जीना और मदन मोहन मालवीय। इसके बाद हम लोग एक नाम सुने होंगे, हकीम अजमल खान ने हाफिज उल मुल्क की उपाधि त्याग दिया था। इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने ठाना था असहयोग आंदोलन। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी आखिर असहयोग आंदोलन क्यों शुरू करना चाहते थे, वाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखा जिसका नाम था द हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज में उन्होंने उल्लेख किया कि अंग्रेज़ जो भारत पर शासन कर रहे हैं वो यहाँ भारतीय लोगों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। यदि हम लोग सहयोग करना बंद कर दें तो निश्चित ही उनका जो इतना बड़ा साम्राज्य जो विस्तार किया जा रहा है निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य को प्राप्ति के हेतु महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के लिए विचार बनाए। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, असहयोग आंदोलन का जो एक कह सकते हैं तिलक की मृत्यु के बाद इस तरह की बात जो शुरू की गई थी। अब हम लोग एक जो विशेष बात इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि सितंबर 1920 में यानी कि 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, यानी कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, और वह कोलकाता में हुआ था। तो सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 1920 में कोलकाता में हुआ था, और एक असहयोग आंदोलन के पास करने की बात कही गई थी, लेकिन वह यानी कि उससे सेशन में यानी कि सितंबर 1920 के सेशन कोलकाता सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास नहीं किया गया, और इसके विरोध कर रहे थे C.R. दास, यानी कि असहयोग आंदोलन नहीं करना है, और इसके विरोध कौन कर दिए, C.R. दास। फिर इसके बाद उस समय अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, यानी कि कह सकते हैं कोलकाता जो सितंबर 1920 का जो सेशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद यह प्रस्ताव महात्मा गांधी लेकर आए थे, पर C.R. दास ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि कोलकाता अधिवेशन में कौन है जो असहयोग आंदोलन को पेश किए थे, प्रस्ताव किसके द्वारा आया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा आया था। किसने इसका विरोध किया, तो C.R. दास। लेकिन महात्मा गांधी आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी का विचारधारा एक बहुत अलग तरह की विचारधारा था, जिसमें आपको बताया थे नरम और गरम की विचारधारा थी। तुरंत 1900 यानी कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो विजय राघवाचार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी ने इस बात को जानते थे कि जब C.R. दास ने इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को ठुकराया तो उससे फिर से यानी नागपुर सेशन में इससे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास करने के लिए C.R. दास से ही पेश करवाने की बात कही गई, अर्थात जो विरोध कर रहे थे उसी व्यक्ति से यह नागपुर अधिवेशन में इसे प्रस्ताव को पेश करवाया गया, और महात्मा गांधी ने C.R. दास को खुद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखने को मजबूर किया। फिर जब C.R. दास ने इसका प्रस्ताव लाया तो सबको स्वीकार करना पड़ा, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया और पास भी हो गया।
लेकिन फिर भी एक व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं को जलाना निरादुर कार्य है, अर्थात हम इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों आपके पास शुरू हो चुका था जनवरी 1921 को। यानी क्वेश्चन आता है कि खिलाफत और असहयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो जनवरी 1921 में। और शुरुआत में यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्वक करना है और हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसा पूर्वक हम इस असहयोग आंदोलन को शुरुआत करेंगे। शुरुआत में जो फेज था, जो प्रथम जो कह सकते हैं स्टेज था असहयोग आंदोलन का, वह अहिंसात्मक था, लेकिन धीरे धीरे वह हिंसात्मक हो गया। और हिंसात्मक इतना हो गया कि इसकी कुचलने के लिए जो पुलिस से कार्रवाई किए थे कुछ लोगों पर, चौरी चौरा का नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है, और उस पर जो पुलिस ने कार्रवाई किया था उस पुलिस को मतलब कि एक विरोध में उन्होंने एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर जाकर हमला बोल दिया। और वहाँ हमला बोलने के बाद जितने लोग थे और उन लोग पिटाई कर दी, वहाँ पर जितने भी थे, यानी कि कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन को जला दिया। और वो डर बन गया था उनको कि जिस पुलिस को आज हम मारे हैं बाद में हमें परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने जिंदा उस पुलिस को भी जला दिया। इस बात को महात्मा गांधी की जब भनक मिली तो इसके बाद 5 फरवरी को एक घटना घटी थी, अर्थात 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि पुलिस स्टेशन के साथ साथ कुछ पुलिसों को भी वहां पर जला दिया गया था। और इसे महात्मा गांधी ने देखा कि यह एक तो हिंसात्मक रूप धारण कर रहा है, तो 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन वापस आ गया। इसके बाद जब धीरे धीरे ये शांतिपूर्ण रूप से हो गया और जब 1924 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहे थे, तो कांग्रेस को छोड़ करके लोग इतने वापस चले गए थे, कांग्रेस को कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त कोई व्यक्ति भी नहीं था कि कांग्रेस का जब सेशन हो तो कौन उसका अध्यक्षता करे। इसी वक्त से शुरुआत होती है कि मजबूरी का नाम गांधी जी, अर्थात उसी वक्त और पहली बार 1924 में जब कर्नाटक का एक बेलगांव का अधिवेशन हो रहा था, तो पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे, यानी कि कांग्रेस का। यानी कि महात्मा गांधी, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो 1924 में। कहाँ का? बेलगांव का। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक का, कर्नाटक में। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या थोड़ा सा जलवा रहा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और उसमें जो नेक्स्ट पटना में एक सभा बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हसन, और उसमें 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया गया था, और उसमें मौलाना अफजल गुरु रहमान ने किया था इस विद्यालय का गठन 1921 ईस्वी में। इसके बाद उसका जो प्राचार्य बनाया गया थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, और उनके जो कुलपति थे ब्रज किशोर प्रसाद थे। और मजहरुल हक एक दीघा, पटना में जानते ही होंगे, दीघा के नज़दीक एक सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। और उसमें एक अखबार निकला था 30 अप्रैल 1921 को, उसका नाम था मदरलैंड। तो क्वेश्चन आता है कि मदरलैंड की प्रकाशन कब हुई थी, तो 30 अप्रैल 1921 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर यह बिहार में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इसके नेतृत्व कौन करने वाले थे, तो बक्सर से राम नारायण लाल थे, और मुंगेर से मोहम्मद जुबैर थे, और मुजफ्फरपुर से मोहम्मद शफी थे, और नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर से दीप नारायण सिंह, और छपरा से राहुल सांकृत्यान थे, और राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद राय को साहब की उपाधि मिली थी। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किया गया तुरंत, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन तो 1922 कांग्रेस का के गया में एक अधिवेशन किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि गया अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में। और 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी, और स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि CR दास को अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया, और एक देशबंधु थे, उनकी मृत्यु 1925 में हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन, अर्थात जो लगातार जो हमारा आंदोलन चल रहा था, और आप जानते ही हैं कि
अंग्रेज़ यानी कि पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट ने एक निर्णय लिया था कि प्रत्येक 10 साल में मैं आपको एक नियम और कानून भारत के लिए बना कर दूंगा। तो 1909 में एक बनकर आया, 1919 में बनकर आया और एक 1929 में आने वाला था, लेकिन उसके 2 साल पहले ही एक नया रूल एंड रेगुलेशन इंडिया में आ चुका था जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को लोगों को ये भी डर बन गया था कि आखिर 1929 में आने वाला यह एक्ट आखिर 1927 में ही क्यों आ गया, जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। और उसके बाद उसमें जिसमें साइमन कमीशन आया था उस वक्त ब्रिटेन के पीएम थे स्टैनली और साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में किया गया था 1927 ईस्वी में और 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया और इसे एक श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही पार्टिसिपेट किए थे। देयर वर नो एनी सिंगल इंडियन पीपल इन्वॉल्व इन साइमन कमीशन और यही कारण बना साइमन कमीशन के विरोध करने का। इस पर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन को वापस जाने का नारा आखिर देने का मुख्य कारण क्या था, यानी साइमन कमीशन को एक्सेप्ट ना करने का मुख्य कारण क्या था। तो साइमन कमीशन को एक्सेप्ट ना करने का मुख्य कारण क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। आखिर कौन से ऐसा नियम और कानून होगा जो हमें भारतीयों के लिए है, हमें बनाना होगा और हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसके लेकर के यहाँ पर एक नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन। और यह सारा का सारा कार्य हुआ था लॉर्ड इरविन के सुझाव के माध्यम से। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा और पहली बार मुंबई में पहुंचा था। डेट याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 को। और उसके बाद लाहौर आगमन हुआ और लाहौर आगमन में यानी लाहौर को जो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय कर रहे थे। और उसमें क्या किया गया था कि एक कह सकते हैं कि 1929 में एक लाहौर में सेशन भी किया गया था, लेकिन इसके विरोध में जो लाहौर में जो विरोध चल रहा था, साइमन कमीशन का नारा दिया जा रहा था और लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उसमें लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 1929 में जो लाहौर सेशन किया गया था पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी ने निर्णय कर लिया कि मुझे एक आंदोलन करना है, वो आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें किस प्रकार के कार्य किया गया, कब किया गया, इसकी जानकारी आप देखेंगे। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने जब निर्णय लिया कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की तो बात कह गई, लेकिन आखिर हम इस आंदोलन में करेंगे क्या, तो वहीं पर आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा। साबरमती आश्रम में बैठ करके निर्णय लिया गया था कि आखिर असहयोग आंदोलन में हमें किस प्रकार का कार्य करना है और उसमें सभी लोग अपना अपना मत रखा, लेकिन महात्मा गांधी का निर्णय यह निकला कि हम नमक बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त नमक भी भारतीयों को बनाने के लिए परमिशन नहीं था, उसके लिए भी टैक्स देना होता था। तो उस नमक आंदोलन यानी शुरू किए, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एक साल्ट मूवमेंट नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है और साबरमती से चल करके दांडी तक गए थे, इसलिए इसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल 78 सत्याग्रही इनके साथ में चल रहे थे और बिहार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। तो याद रखेंगे बिहार स्पेशल में क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से कौन से व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे, तो गिरिवरधारी चौधरी। और यह साबरमती से चल करके दांडी जाने की बात हुई थी और वो कुल, लेकिन इससे मार्च को, इससे कह सकते हैं मूवमेंट को एक सुभाष चंद्र बोस ने एक इसे संज्ञा दी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा का एक कह सकते हैं कि तुलना किया। तो क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किससे तुलना किया, तो इसका तुलना किया नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक की यात्रा। फिर इसके बाद हम लोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक बनाने की किया, टोटल 78 सत्याग्रही साबरमती से चल करके दांडी तक आए और यह इसमें उस वक्त एक पत्रकार थे, उस पत्रकार का नाम है बेव मिलर। और 5 मई है ना, जैसे ही वो सत्याग्रह आंदोलन करना शुरू कर दिए थे तो आपको पता है उसमें कि 6 टोटल 24 दिन में पहुंच गए थे महात्मा गांधी और अपना नमक तोड़ना शुरू किए थे, लेकिन यानी नमक बना करके कानून को तोड़ना चाह रहे थे और किए, लेकिन बीच में ही क्या कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। नेता अब्बास तैयब
है ना। इसके बाद जब ये गिरफ्तार किए गए, लेकिन आप ध्यान से इसको समझेंगे कि हर एक व्यक्ति इसको नेतृत्व कर रहे थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां एक उत्तर पश्चिम एरिया को क्या कर रहे थे, तो ये नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार संगठन का क्या किया था, एक गठन किया था, उसके बाद गुजरात में धरसना नामक गुदान और सरोजिनी नायडू ने धावा बोल दिया, है ना। फिर इसके बाद 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू जयकर 5 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन समझौता करने की बात कही गई। यानी कि अब हम लोग इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इरविन समझौता कब हुआ था, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में 1931 में इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, क्योंकि उस वक्त इरविन ने कहा कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन को आप छोड़ दीजिए, आंदोलन नहीं करना है। और इसी के दौरान बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करवाया गया था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी वक्त महात्मा गांधी को इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए गोलमेज बनाया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन जिस वक्त हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश के पीएम थे मैकडोनाल्ड, और जून 1930 में सैमन कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, और नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया, जिसमें कि 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन कांग्रेस से नहीं और ईसाई इस वगैरह आपको भाग नहीं लिए थे। लेकिन दलित समाज के, दलित पार्टी के एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कह सकते हैं हम लोग इसमें कि हिंदू सभा से जयकर, उदारवादी से तेज बहादुर सप्रू और सिख समुदाय से सरदार उज्जवल सिंह गए थे, और दलित वर्ग से अंबेडकर गए थे। और इसमें गांधी जी लंदन तो गए, लेकिन ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मतलब भाग नहीं लिए। गांधी जी लंदन के किंग्स हॉल में ठहरे थे, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विवाद हो रही थी, जिसके लेकर महात्मा गांधी उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे और भाग भी नहीं लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ, जिसमें कि महात्मा गांधी भाग लिए थे, इसमें क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था 17 नवंबर, है ना, आपके पास 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया था। और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में आपके तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब किया गया तो इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं किए गए थे। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट किया गया, जिसमें कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में यह समझौता किया गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, क्या चीज़ चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश का एक जगह है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, और लॉर्ड लिनलिथियागो 17 अक्टूबर 1939 को भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, और 23 मार्च 1940 को यानी लाहौर अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग की बात जब चल रही थी तो पाकिस्तान की मांग हुई थी, जिसमें कि रहमत अली पाकिस्तान का मांग किया था। तो पहली बार प्रश्न आता है कि आखिर पाकिस्तान की मांग पहली बार किसने किया, यानी कि पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया, तो रहमत अली। और प्रारूप हयात खान, प्रस्तुत फजल हक की अध्यक्षता में ये सारा आपके पास घटनाएं घट रही थी। नेक्स्ट अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, और इसके बाद 17 अक्टूबर 1940 को एक व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, जिसमें कि पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रही बने विनोबा भावे, और दूसरा बने थे जवाहरलाल नेहरू। एक समरी है, एक छोटा छोटा कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके पास दिया गया है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन के दरमियान चला था। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और उसमें ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, और वायसराय यानी कि लिनलिथियागो थे 1936 से लेकर 1944 तक। और इसके बाद
14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में और इसके बाद 9 अगस्त 1942 का यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी और उसमें करो या मरो का नारा दिया गया और इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी सब समर्थन कर रहे थे। और इसी वक्त प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोई भी नहीं कर रहे थे। हर एक व्यक्ति हर एक जगह के से अपना एक कह सकते हैं कि एक लीडर थे, यानी कि असहयोग, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता कोई भी व्यक्ति नहीं थे। उसी वक्त अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर ने ऑपरेशन जीरो शुरू किया। पुणे के आगा खां पैलेस महात्मा, यानी कि ऑपरेशन जीरो शुरू किया गया, जिसमें कि पुणे के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, अहमदनगर के किले में नेहरू, अबुल कलाम, गोविंद बल्लभ पंत, पटाभी, सीतारामैया, कृपलानी और बांकीपुर जेल में पटना, है ना, राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, योगेंद्र कुमार शुक्ल को, यानी जीरो ऑपरेशन में ही सबको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसमें जीरो ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें तमाम लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। और रेडियो स्टेशन से पहली बार यानी कि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया गया और उस वक्त यानी कि उषा मेहता मुंबई से और राम मनोहर लोहिया, इस प्रकार से हम इसमें जिक्र देख सकते हैं। और उसी समय एक समानांतर सरकार का गठन किया गया, जिसमें कि बलिया से यानी कि प्रथम जो समानांतर सरकार के चित्तू पांडे तामलुक वेस्ट बंगाल जातीय सरकार, मतगनी हजारा विद्युतवाही सतारा महाराष्ट्र से और वायु चौधरी सबसे लंबे समय तक कह सकते हैं कि समानांतर सरकार का गठन किया गया था बलिया में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिमला समझौता। तो 24 जून 1945 को बेवेल योजना आया था। इसमें आपके पास से 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन किया गया था और उस वक्त ब्रिटेन के 26 जुलाई के जो पीएम थे वो आपके इटली थे। 24 मार्च 1946 को संवैधानिक सुधार कैबिनेट मिशन दिल्ली लाया गया, यानी कि कैबिनेट मिशन कब आया तो 1946 में। उस समय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पैथिक लॉरेंस, और सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और बारी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और संविधान सभा का गठन किया गया और जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया, जिसमें कि कुल 300 आपके पास देख सकते हैं 89 था, यानी 296 प्लस 93 इसका एक पढ़ेंगे हम लोग। और उसी वक्त एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। माउंटबेटन योजना 1947 में आया था और इसे हम लोग डिक्की वर्ड भी कहते हैं। और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की बात आई थी, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। और तो भारत आज़ाद किसके माध्यम से हुआ, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण रूप से एक कह सकते हैं गांधी युग, यानी कि 1915 से लेकर 1947 तक एक हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में देखे हैं। इसे डिटेल देखने के लिए आप वीडियो का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।